नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी जंक्शन के इस चैनल में। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी थी उनको पता होगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो LLM एंट्रेंस 2025 का होने वाला है, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे MCQ सीरीज देख रहे हैं। ठीक है, तो आज ही उसका MCQ टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। इसके पहले भी मैंने एक MCQ सीरीज नंबर 1 बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के उसे एक बार जरूर देखें। इसमें जैसे प्रीवियस वीडियो थी, सेम उस तरह से यहाँ भी 100 MCQ होंगे। और जितने भी सब्जेक्ट हैं, पर सब्जेक्ट जो है यहाँ पे 10 MCQs मैंने किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। और उससे भी पहले हम ये देख लेंगे कि क्या क्या इसमें टॉपिक रहने वाला है। तो इसमें जो है टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें है कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, लेबर लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड BNS, जो कि अभी रिप्लेस किया गया है। पहले यहाँ पे था क्रिमिनल लॉ, जिसको कि अभी BNS के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी BNSS और BSc बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ BNS है। ठीक है, और उसके बाद इंटरनेशनल लॉ ये पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम संविधान के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? रूल निसी इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो रूल निसी है, ये भारतीय संविधान में प्रदत्त निम्न में से किस याचिका से संबंधित है? ऑप्शन ए क्या है? रिट ऑफ मैंडेमस यानी कि परमादेश। ऑप्शन बी रिट ऑफ हैबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन सी रिट ऑफ प्रोहिबिशन प्रतिषेध। एंड ऑप्शन डी इज रिट ऑफ सर्सियोरी यानी कि उत्प्रेषण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रिट ऑफ हैबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये जो वर्ड है आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 में दिया हुआ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए इसका है जापान, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी USA एंड ऑप्शन डी फ्रांस। जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जापान। Question number 3. In which of the following case the Supreme Court has held that word law in Article 21 does not mean merely an enacted piece of law but must be just, fair and reasonable law. निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया कि अनुच्छेद 21 में विधि शब्द केवल अधिनियमित कानून को ही नहीं बल्कि किसी भी न्यायपूर्ण, उचित, ऋजु तथा युक्तियुक्त विधि को व्यंजित करता है। इसमें यह बोला गया है कि विधि में हम केवल ये नहीं देखेंगे कि अधिनियमित कानून क्या है, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, उचित, ऋजु और युक्तियुक्त होना चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ऑप्शन बी मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एबव एंड ऑप्शन सी नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Question number 4. The right to privacy is not an absolute right was held in the following case. जो निजता का अधिकार है वो एक आत्यंतिक अधिकार नहीं है, ये किस वाद में निर्णित हुआ? ऑप्शन ए है खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ऑप्शन बी मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड केस, ऑप्शन सी मलाक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस एंड ऑप्शन डी सुरजीत सिंह थिंद वर्सेस कमलजीत कौर केस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड केस। क्वेश्चन नंबर 5. आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट्स द राइट टू डॉक्टर्स असिस्टेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस दिस वाज डिसाइडेड। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में डॉक्टर की सहायता का अधिकार सम्मिलित है। निम्नलिखित में से किस वाद में ऐसा निर्णय हुआ था? ऑप्शन ए चार्ल्स शोभराज वर्सेस सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल जेल, ऑप्शन बी हॉस्कार्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन सी सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑप्शन डी परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया कि डॉक्टर का जो सहायता है वो अनुच्छेद 21 में शामिल है। Question number 6. Intercaste marriage is also a fundamental right. It was laid down by the court in which case? अंतरजातीय विवाह एक मूल अधिकार भी है, यह न्यायालय द्वारा निम्न में से किस वाद में कहा गया था? ऑप्शन ए सरोज जानी वर्सेस सुदर्शन चड्ढा 1984 का केस है। ऑप्शन बी मिस्टर एक्स वर्सेस जेड हॉस्पिटल 1999। ऑप्शन सी सुरजीत कौर वर्सेस जीत कौर 2003। ऑप्शन डी लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। क्वेश्चन नंबर 7, हिकलिन टेस्ट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 इज रिलेटेड टू। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत हिकलिन टेस्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए डिसेंसी एंड मोरालिटी यानी कि शालीनता एवं नैतिकता। ऑप्शन बी डिफेमेशन। ऑप्शन सी इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए डिसेंसी एंड मोरालिटी यानी कि शालीनता एवं नैतिकता से जो आर्टिकल 19(2) है इसमें हिकलिन टेस्ट संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 इज अ ये क्या है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? ऑप्शन ए वेस्टेड राइट यानी कि निहित अधिकार। ऑप्शन बी क्वालिफाइड राइट प्रतिबंधित अधिकार। ऑप्शन सी एब्सोल्यूट राइट पूर्ण अधिकार। ऑप्शन डी इनहेरिट राइट उत्तराधिकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी क्वालिफाइड राइट प्रतिबंधित अधिकार। जो आर्टिकल 19 है ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें भी प्रतिबंध है जो कुछ लगाए गए हैं वो आर्टिकल 19 में ही दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलरली नोन एज ऑटो शंकर केस? ऑटो शंकरवाद के नाम से कौन सा केस प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस सैल बाला देवी। ऑप्शन बी बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ऑप्शन सी के ए अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। Question number 10. Catch-up rule established by the Supreme Court of India relates to which of the following article of the Constitution? भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित कैचअप रूल कैचअप नियम जो है ये संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 16 क्लॉज 4, ऑप्शन सी आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 16 क्लॉज 4A। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 16 क्लॉज 4A में दिया हुआ है कैचअप रूल। अब हम ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जजेस नॉट ओनली डिस्कवर लॉ बट दे आल्सो मेड लॉ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज सपोर्टर ऑफ दिस व्यू? कि इसके सपोर्टर कौन थे? न्यायाधीश केवल विधि की खोज ही नहीं करते बल्कि वे विधि का निर्माण भी करते हैं। इस विचार के समर्थक कौन हैं? ऑप्शन ए ग्रे, ऑप्शन बी डाइसी, ऑप्शन सी सामंड एंड ऑप्शन डी ब्लैकस्टोन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्लैकस्टोन। क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म लीगल थियोरी हैज बीन फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय। पद जो है विधिक सिद्धांत ये सर्वप्रथम किसके द्वारा उपयोग में लाया गया? ऑप्शन ए लेवलिन, ऑप्शन बी इहरिंग, ऑप्शन सी सामंड, ऑप्शन डी डब्ल्यू फ्रीडमैन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू फ्रीडमैन। क्वेश्चन नंबर 3, ऑथर ऑफ डी जूरे बेली एक पैसेज इज। इसके लेखक कौन है? डी जूरे बेली एक पैसेज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी ग्रोसियस एंड ऑप्शन डी ऑस्टिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रोसियस। Question number 4, which one of the following jurists belongs to ancient theories of natural law? निम्नलिखित में से कौन सा विधिशास्त्री प्राकृतिक विधि की विचारधारा के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए एक्विनास, ऑप्शन बी ग्रोसियस, ऑप्शन सी कोहलर एंड ऑप्शन डी सोक्रेट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सोक्रेट्स, सुकरात जिसको बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, वियना स्कूल ऑफ लॉ इज नोन एज, विधि के वियना स्कूल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ लॉ, विधि का क्रमबद्ध सिद्धांत। ऑप्शन बी प्राइवेट थ्योरी ऑफ लॉ, विधि का निजी सिद्धांत। ऑप्शन सी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, विधि का स्वच्छ सिद्धांत। एंड ऑप्शन डी ओल्ड थ्योरी ऑफ लॉ, विधि का पुरातन सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। और प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो है ये केल्सन के द्वारा दिया गया था। Question number 6. The following person is the author of the book Law of the Concept of the Law. The Concept of Law नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी डॉर्किन, ऑप्शन डी पाउंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हार्ट, HLA हार्ट। क्वेश्चन नंबर 7. The theory of social solidarity हैज बीन प्रोपाउंडेड बाई, सामाजिक एकता इसको बोलते हैं, सामाजिक समीकता ये भी बोलते हैं। सामाजिक समीकता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन ए ड्यूगिट, ऑप्शन बी इहरिंग, ऑप्शन सी लॉयड, ऑप्शन डी कॉम्टे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ड्यूगिट। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ थियरी ऑफ लीगल राइट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिक अधिकार का सिद्धांत है? ऑप्शन ए कंसेशन थियरी, ऑप्शन बी फिक्शन थियरी, ऑप्शन सी इंटरेस्ट थियरी, ऑप्शन डी ब्रैकेट थियरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंटरेस्ट थियरी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल पर्सन? ऑप्शन ए आइडल यानी कि मूर्ति, ऑप्शन बी कंपनी, ऑप्शन सी गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन डी मस्जिद मॉस्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 10, ओनरशिप इज अ प्लीनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट, दिस डिफिनेशन हैज बीन गिवन बाई, स्वामित्व किसी पदार्थ पर संपूर्ण रूप से नियंत्रण है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन सी पाउंड, ऑप्शन डी केल्सन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हॉलैंड द्वारा। कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, अ काउंटर ऑफर इज, प्रति प्रस्ताव क्या है? एन इन्विटेशन टू ऑफर, ऑप्शन बी एन एक्सेप्टेंस टू ऑफर, ऑप्शन सी अ रिजेक्शन ऑफ द ऑफर, ऑप्शन डी अ कंडीशनल एक्सेप्टेंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अ रिजेक्शन ऑफ द ऑफर, प्रस्ताव की अस्वीकृति। जब कोई व्यक्ति किसी से प्रस्ताव करता है और दूसरा व्यक्ति उसको प्रस्ताव ना करके खुद दूसरा प्रस्ताव कर देता है तो इसको माना जाता है कि ये प्रस्ताव की अस्वीकृति है और इसको बोला जाएगा प्रति प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज हेल्ड टू बी नॉट एप्लीकेबल टू एन एक्शन फॉर टॉर्टिंग, संविदा की गुप्तता का सिद्धांत टॉर्ट पर लागू नहीं होता, यह निर्णय किस मामले में दिया गया था? ऑप्शन ए विंटरबॉटम वर्सेस राइट, ऑप्शन बी डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन, ऑप्शन सी ग्रांट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन निटिंग मिल्स लिमिटेड, ऑप्शन डी एसबी वर्सेस व्हाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन। क्वेश्चन नंबर 3, टेंडर इज, निविदा क्या है? एन ऑफर, ऑप्शन बी एन इन्विटेशन टू ऑफर, ऑप्शन सी अ काउंटर ऑफर, ऑप्शन डी अ प्रॉमिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एन इन्विटेशन टू ऑफर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए प्रपोजल, ऑप्शन बी एक्सेप्टेंस, ऑप्शन सी कंसिडरेशन, ऑप्शन डी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन ये तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ कंसिडरेशन में बी, प्रतिफल हो सकता है। ए ओनली इन द फ्यूचर, ऑप्शन बी ओनली इन द प्रेजेंट, ऑप्शन सी ओनली इन द पास्ट एंड ऑप्शन डी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। जो कंसिडरेशन होता है वो कुछ भी हो सकता है, पास्ट में, प्रेजेंट या फ्यूचर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 6, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी, जो करार विधितः प्रवर्तनीय नहीं है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वाइड, ऑप्शन बी वाइडेबल, ऑप्शन सी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी इलीगल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाइड। क्वेश्चन नंबर 7,
न्यूडम पैक्टम मीन्स, न्यूडम पैक्टम से क्या समझते हैं आप? ऑप्शन ए विदाउट कंसिडरेशन, ऑप्शन बी इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी वाइड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विदाउट कंसिडरेशन। बिना प्रतिफल के अगर कोई कुछ किया जाता है उसको बोलते हैं न्यूडम पैक्टम। क्वेश्चन नंबर 8, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज एसोसिएटेड विथ, किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छिपाया जाना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कोर्जन, ऑप्शन बी फ्रॉड, ऑप्शन सी मिस रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी मिस्टेक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रॉड यानी कि कपट। क्वेश्चन नंबर 9, मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड अनलेस, मात्र मौन रहना कपट नहीं है जब तक कि ए बोलना कर्तव्य हो, बी मौन कपट पूर्ण हो यानी कि साइलेंस इज फ्रॉडुलेंट, ऑप्शन सी परिस्थिति में परिवर्तन अन्य पक्षकार की नोटिस यानी चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस नोटिस टू अदर पार्टी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो अगर जो मियर साइलेंस है वो फ्रॉड नहीं होता जब तक कि आपकी अगर ड्यूटी हो स्पीक करने की और आप वहां पे नहीं बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा फ्रॉड। दूसरा है साइलेंस इज फ्रॉडुलेंट, अब अगर आपका मौन है वो कपटपूर्ण है, आप चुप ही इसलिए हैं क्योंकि उससे आप कपट करना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कपट होगा। और तीसरा क्या है कि अगर किसी सर्कमस्टेंसेस में कोई परिवर्तन हो रहा है कुछ भी, तो आपको क्या हो वहाँ पे सूचना देनी जरूरी है, अगर आप उसकी सूचना नहीं दे रहे हैं तो ये भी फ्रॉड माना जाएगा। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डज नॉट कम विद इन द अनड्यू इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध अनुचित प्रभाव संबंध के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन ए डॉक्टर एंड पेशेंट, ऑप्शन बी कस्टमर एंड शॉपकीपर, ऑप्शन सी लॉयर एंड क्लाइंट, ऑप्शन डी मास्टर एंड सर्वेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कस्टमर एंड शॉपकीपर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से ऐसा नहीं कि कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, ये दोनों फ्री होकर काम करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। टॉर्ट लॉ देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस, कौन सा वाद उपेक्षा के अपकृत्य से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन, ऑप्शन बी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवती, ऑप्शन सी रमेश कुमार नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन ये भी नेग्लिजेंस से रिलेटेड है, बी जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवती ये भी रिलेटेड नेग्लिजेंस से, ऑप्शन सी रमेश कुमार नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये भी रिलेटेड है नेग्लिजेंस से, लेकिन जो ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल है ये रिलेटेड है डैमनम साइन इंजूरिया से। ठीक है। Question number 2, sometimes it happens that the legal right of a person is violated but he does not suffer any harm, from which one of the following maxim we can attribute it। कभी कभी क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति के विधिक अधिकार यानी उसके लीगल राइट का उल्लंघन तो होता है लेकिन उसको कोई हानि नहीं होती, कोई उसको वास्तविक नुकसान नहीं होती, तो हम उसको किस सूत्र के द्वारा उससे इंगित कर सकते हैं? ऑप्शन ए डैमनम साइन इंजूरिया, ऑप्शन बी इंजूरिया साइन डैमनम, ऑप्शन सी वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, ऑप्शन डी रेस इप्सा लोक्यूटोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंजूरिया साइन डैमनम जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू whom इज इट लॉ ऑफ टॉर्ट एंड नॉट लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने बोला कि अपकृत्य की विधि है, जो अपकृत्य है वो अपकृत्य की विधि है, अपकृत्यों की नहीं। मतलब इन्होंने इसको बोला कि ये लॉ ऑफ टॉर्ट है, ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है विनफील्ड, ऑप्शन बी पोलक, ऑप्शन सी फ्रेजर, ऑप्शन डी सामंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विनफील्ड। विनफील्ड ने बोला कि जो टॉर्ट है वो लॉ ऑफ टॉर्ट है, वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स नहीं है। अगर इसकी विपरीत देखा जाए तो जो सामंड थे वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो टॉर्ट है वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, वो लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं है। इसको अभी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है ये, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इट इज नॉट लॉ ऑफ टॉर्ट। इन्होंने बोला कि लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं है बट लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ठीक है, यह अपकृत्य विधि नहीं है बल्कि यह अपकृत्यों की विधि है। ये किसने बोला? ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी सामंड, ऑप्शन सी रतनलाल, ऑप्शन डी विनफील्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सामंड। सामंड ने बोला था ये। क्वेश्चन नंबर 5, इफ इट वॉज लॉफुल एक्ट हाउएवर इल द मोटिव, मतलब कोई लॉफुल एक्ट है लेकिन अगर आपका मोटिव भी वहां पे इलफुल है, ठीक है, द डिफेंडेंट हैड राइट टू डू इट,
दिस ऑब्जर्वेशन वॉज मेड बाय द कोर्ट इन वन ऑफ द फॉलोइंग केस। यदि यह विधिपूर्ण कार्य था, भले ही इसका हेतु गलत ही हो, प्रतिवादी को इसे करने का अधिकार था। यह विचार न्यायालय द्वारा किस निम्नलिखित में से किस वाद में व्यक्त किया गया? जो टॉर्ट में होता है उसमें आपका गिल्टी माइंड बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। तो अगर आप कोई लीगल एक्ट कर रहे हैं और अगर उसमें भी आपका अगर गिल्टी माइंड है तो भी वो रिलेवेंट नहीं होता वहां पे। अगर आप कोई लॉफुल एक्ट कर रहे हैं तो आप कोई टॉर्ट कमिट नहीं कर रहे हैं। तो ये किस केस में बोला गया? इसका ऑप्शन ए है मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स, ऑप्शन बी एसबी वर्सेस वाइट, ऑप्शन सी क्रिस्टी वर्सेस डॉवे, ऑप्शन डी हॉलीवुड सिल्वर फॉक्स फार्म लिमिटेड वर्सेस इमिट है। ओके, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स। क्वेश्चन नंबर 6, टॉर्ट्स एक्शनेबल पर से आर दोज इन विच, स्वतः अनुयोज्य अपकृत्य वह है जिसमें ऑप्शन नंबर ए क्या है? लायबिलिटी अराइजेस विदाउट फॉल्ट, ऑप्शन बी सब पब्लिक राइट इन्फ्रिंज्ड कपल्ड विद पर्टिकुलर डैमेज, ऑप्शन सी द प्लेंटिफ कैन sue even though he has suffered no damage, ऑप्शन डी द प्लेंटिफ विल टू प्रूव स्पेशल डैमेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द प्लेंटिफ कैन sue even though he has suffered to no damage। देखिए, जो एक्शनेबल पर से होता है ये क्या होता है कि इसमें जो है आपको जो है हानि साबित करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आपने ये साबित कर दिया कि आपके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, बस उसके बाद आप कंपनसेशन पाने के हकदार हैं। आपको ये कोई जरूरत नहीं है इसको साबित करने की आपको वास्तविक क्षति हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पर यही दिया है कि वादी वाद ला सकता है यद्यपि उसे कोई हानि नहीं उठानी पड़ी हो। अगर उसको वास्तविक हानि नहीं हुई हो लेकिन उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ हो, फिर भी वो प्रतिकर पाने का हकदार है। तो यही है एक्शनेबल पर से, जिसमें आपको हानि साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 7, द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस इप्सा लोकेटर वाज अप्लाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। किस केस में बोला गया? ये परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस केस में लागू किया गया था? ऑप्शन ए जसबीर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन बी अलका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी आसाराम वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ऑप्शन डी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती। इसी केस से रेस इप्सा लोकेटर का सिद्धांत आया था। क्वेश्चन नंबर 8, हु डिवाइडेड रॉन्ग्स एज प्राइवेट रॉन्ग एंड पब्लिक रॉन्ग। अपकार जो टॉर्ट हैं उनको मतलब निजी अपकार और लोक अपकार में किसने डिवाइड किया? पब्लिक रॉन्ग एंड प्राइवेट रॉन्ग में। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्रेजर, ऑप्शन बी सर एफ पोलक, ऑप्शन सी जस्टिस ब्लैकबर्न, ऑप्शन डी ब्लैकस्टोन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्लैकस्टोन। क्वेश्चन नंबर 9, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज एन एक्सेप्शन हु कैन नॉट sue फॉर टॉर्ट। निम्न में से कौन सा अपवाद है इस नियम का कि ये व्यक्ति अपकृत्य में दावा नहीं कर सकते? ऑप्शन ए है एन एलियन एनिमी यानी कि विदेशी शत्रु, ऑप्शन बी हस्बैंड एंड वाइफ, ऑप्शन सी अ चाइल्ड इन मदर वूम्ब, ऑप्शन डी अ गवर्नमेंट सर्वेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गवर्नमेंट सर्वेंट। क्वेश्चन में ये पूछा है, पहले तो आप ये समझिए कि जो ये तीनों हैं ये जो है टॉर्ट में दावा नहीं कर सकते। विदेशी शत्रु, हस्बैंड एंड वाइफ और अ चाइल्ड इन मदर वूम्ब ये अपकृत्य में दावा नहीं कर सकते। तो ये पूछा है कि ये तीनों तो दावा नहीं कर सकते लेकिन इसका अपवाद क्या है कि कौन इसमें दावा कर सकता है? तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो टॉर्ट में दावा कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ विकैरियस लाइबिलिटी। प्रतिनिधिक दायित्व का उदाहरण कौन सा इसमें से नहीं है? ऑप्शन ए क्या है? लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज एजेंट। तो जो प्रिंसिपल और एजेंट इनका जो रिलेशन है वो विकैरियस लाइबिलिटी में आता है। तो ए ऑप्शन तो सही है। ठीक है, मतलब सही है, क्वेश्चन के हिसाब से वो गलत है लेकिन वो मतलब वो रिलेशन आता है। ऑप्शन बी है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर ईच अदर। जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो भी प्रतिनिधिक दायित्व में आती है। सी है लाइबिलिटी ऑफ मास्टर ऑफ फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज सर्वेंट। तो ये भी रिलेशनशिप में आता है। और डी है लाइबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स फॉर द टॉर्ट ऑफ चिल्ड्रन। जो पेरेंट्स की लाइबिलिटी है चिल्ड्रन के लिए कि कोई वो टॉर्ट कमिट कर रहे हैं उसके लिए, तो ये विकैरियस लाइबिलिटी में नहीं आता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हिंदू लॉ का क्वेश्चन अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द एंशिएंट सोर्स ऑफ द हिंदू लॉ इज। हिंदू लॉ के प्राचीन स्रोत कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए श्रुति, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी डाइजेस्ट कमेंट्रीज एंड कस्टम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। Question number 2, in which of the following case it was first time held that Hindu is by birth and can also be made?
निम्न में से किस बाद में प्रथम बार निर्धारित किया गया कि हिंदू जन्म से होता भी है और बनाया भी जा सकता है? ऑप्शन ए मोरारजी वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ऑफ चेन्नई, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ऑफ चेन्नई। ऑप्शन बी इब्राहिम वर्सेस इब्राहिम। ऑप्शन सी ज्वाला वर्सेस धर्म। ऑप्शन सी पार्वती वर्सेस जगदीश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम वर्सेस इब्राहिम। इस केस में बोला गया कि हिंदू जन्म से भी होता है और बनाया भी जा सकता है। Question number 3. Under Hindu law, the person descended from a common ancestor but by different wives are known as। हिंदू विधि के अंतर्गत एक ही पूर्वज किंतु भिन्न पत्नियों से अजनित व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? मतलब फादर तो एक है लेकिन मदर जो है वो दो है, मतलब भिन्न भिन्न है। तो ऐसे बच्चों को क्या कहा जाएगा? हाफ ब्लड रिलेशन बोला जाता है, जिनको हम बोलते हैं सौतेले, मतलब सौतेले माता पिता बोलते हैं ना, तो वो सौतेले भाई बहन, तो इसको बोलते हैं हाफ ब्लड रिलेशन। ऑप्शन बी होगा इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। Question number 4. Rule relating to सपिंडा relationship are based on the principle of। जो सपिंडा नातेदारी से जुड़े नियम है वो किसके सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए पॉलीगैमी, ऑप्शन बी इंडोगैमी, ऑप्शन सी एक्सोगैमी और ऑप्शन डी पॉलीएंड्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एक्सोगैमी। यानी क्या करता है एक्सोगैमी, यानी कि जो आपका समूह है उससे बाहर निकल करके ये विवाह करने को कहता है। तो सपिंडा रिलेशन में एक्सोगैमी की बात करता है कि आप जो है अपने समूह से बाहर निकल के विवाह कीजिए, इसकी प्रथा को दिखाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5. In regard to a Hindu marriage, Sapanda relationship is of any person is counted up to। हिंदू विवाह के संबंध में किसी व्यक्ति की सपिंड नातेदारी की गणना की जाती है कैसे? ए है 5th जनरेशन ऑफ लाइन ऑफ एसेंट थ्रू फादर ओनली। ऑप्शन बी 3rd जनरेशन इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू फादर ओनली। ऑप्शन सी बोथ एंड बी। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5th जनरेशन इन द लाइन ऑफ एसेंट थ्रू फादर ओनली। केवल पिता के माध्यम से ऊपर की ओर 5 पीढ़ी तक। अगर यही ऑप्शन में मदर का भी दिया रहता तो वहां पर हम देखते हैं कि मदर की पीढ़ी के ऊपर जो पीढ़ियां हैं उसकी 3 पीढ़ी तक और जो पिता हैं उनके लेकर के 5 पीढ़ी तक। ठीक है, जिसका ऑप्शन जी ए है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6. मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज। हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955 के तहत विवाह क्या है? ऑप्शन ए है प्योरली कॉन्ट्रैक्ट, केवल संविदा है। ऑप्शन बी प्योरली सैक्रामेंटल है, केवल संस्कार है। ऑप्शन सी है सिम्बैलेंस, क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट का और सैक्रामेंट का है। ऑप्शन डी है नाइदर कॉन्ट्रैक्ट नॉट सैक्रामेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट और सैक्रामेंट दोनों का मिक्सअप है। ठीक है। Question number 7. Registration of marriage has been made compulsory by Hindu Marriage Act 1955 under। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है किस सेक्शन में? ऑप्शन ए सेक्शन 12, ऑप्शन बी सेक्शन 14, ऑप्शन सी सेक्शन 8, ऑप्शन डी सेक्शन 6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 8। Question number 8. The remedy of restitution of conjugal rights has its roots in। दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के उपचार का मूल निम्नलिखित में से किसमें है? ऑप्शन ए ज्यूइश लॉ यानी कि यहूदी कानून। ऑप्शन बी फ्रेंच लॉ। ऑप्शन सी इंग्लिश लॉ। ऑप्शन डी इंडियन लॉ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ज्यूइश लॉ। यहाँ पे जो है इसका मूल है और ये इंडिया में भी अपनाया गया है। हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 9 है उसमें ये बात लिखी हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ जुडिशियल सेपरेशन ऑन मैरिज रिलेशंस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण का विवाह के संबंध में क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए मैरिटल रिलेशंस कम टू एन एंड, क्या वैवाहिक संबंध जो है समाप्त हो जाता है। ऑप्शन बी मैरिटल रिलेशनशिप इज सस्पेंडेड। ऑप्शन सी मैरिज बिकम्स वाइड। ऑप्शन डी मैरिज बिकम्स वाइडेबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैरिटल रिलेशंस इज सस्पेंडेड। जब जुडिशियल सेपरेशन होता है तो मैरिज उसमें एंड नहीं होता, उसमें कुछ टाइम के लिए स्थगित हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10. बाइगैमस मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज। ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वाइड, ऑप्शन सी वाइडेबल, ऑप्शन डी इरेगुलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाइड, वो शून्य होगा। मुस्लिम लॉ के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1.
An offence punishable under the Muslim Women Protection of Right on Marriage Act 2019 shall be। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध क्या होगा? ऑप्शन ए नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, ऑप्शन बी नॉन कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल, ऑप्शन सी कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल, ऑप्शन डी कॉग्निजेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कॉग्निजेबल है एंड कंपाउंडेबल है। ठीक है, और ये बोला गया है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड ऑन मैरिज एक्ट 2019 के सेक्शन 7 में बोला गया है कि ये जो अपराध होगा वो संज्ञेय होगा और समनीय होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 ऑफ शरीयत एक्ट 1937, शरीयत अधिनियम 1937 की धारा 2 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मामला जो है वो व्यक्तिगत नहीं है? क्या इसमें से पर्सनल नहीं है? ऑप्शन ए वक्फ, ऑप्शन बी गार्जियनशिप, ऑप्शन सी प्रीइम्पशन, ऑप्शन डी मेंटेनेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रीइम्पशन, यानी कि पूर्व क्रयाधिकार जो है वो पर्सनल लॉ में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 3, the provision of the dissolution of Muslim Marriage Act 1939 give right of judicial divorce to। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के प्रावधान निम्न में से किसको तलाक का अधिकार प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए हस्बैंड ओनली, ऑप्शन बी वाइफ ओनली, ऑप्शन सी बोथ हस्बैंड एंड वाइफ और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाइफ ओनली, केवल पत्नी को अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 4, under the dissolution of Muslim Marriage Act 1939 option of puberty is available to। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत यौनागमय का विकल्प किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए हस्बैंड ओनली, ऑप्शन बी द वाइफ ओनली, ऑप्शन सी हस्बैंड एंड वाइफ बोथ, ऑप्शन डी हस्बैंड एंड वाइफ बोथ विद अप्रूवल ऑफ गार्जियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द वाइफ ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल कंडीशन इन मर्ज उल मौत, जिसको डेथ बेड गिफ्ट भी कहा जाता है। मर्ज उल मौत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? ए मैलेडी विच मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द पेशेंट टू मूव, मतलब मर्ज जिसमें रोगी के लिए हिलना डुलना भी संभव नहीं हो। बी क्या है? इट मस्ट बी कंटिन्यूड फॉर मोर देन अ ईयर, यह लगातार 1 वर्ष से अधिक बना रहे। ऑप्शन सी देयर मस्ट बी एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, जहां मृत्यु की आशंका हो। ऑप्शन डी क्या है? अ मैलेडी विच कॉजेज प्रॉब्लम विद हार्ट, मर्ज जिससे दिल की समस्या उत्पन्न हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देयर मस्ट बी एप्रीहेंशन ऑफ डेथ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफाइज द एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम विधि के लागू होने को संशोधित करता है? ऑप्शन ए मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1939, ऑप्शन बी मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, ऑप्शन सी शरीयत एक्ट 1937, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, द शरीयत एक्ट 1937 कम इनटू ऑपरेशन ऑन, जो शरीयत अधिनियम है 1937 का, ये कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 7 जनवरी 1937, बी 7 मई 1937, ऑप्शन सी 7 अगस्त 1937, ऑप्शन डी 7 अक्टूबर 1937। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 अक्टूबर 1937 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, वक्फ कैन बी मेड बाई, वक्फ किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए अ मुस्लिम ओनली, ऑप्शन बी अ हिंदू ओनली, ऑप्शन सी बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, ऑप्शन डी नाइदर बाई हिंदू नॉर बाई मुस्लिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। जो वक्फ है वो किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? मूसा अंडर मुस्लिम लॉ मीन्स, मुस्लिम विधि में मूसा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एन अनडिवाइडेड शेयर इन द प्रॉपर्टी, संपत्ति में अविभाजित अंश, ऑप्शन बी शेयर इन अ जॉइंट प्रॉपर्टी आफ्टर पार्टीशन, ऑप्शन सी कंपनसेशन इन लिeu ऑफ शेयर इन द प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एन अनडिवाइडेड शेयर इन द प्रॉपर्टी जो होता है उसको बोलते हैं मूसा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? व्हेन अ मुस्लिम मदर लूजेज हर राइट ऑफ हिजानत, एक मुस्लिम माता जो है वो हिजानत का अधिकार कब खोती है? हिजानत मतलब होता है कस्टडी, यानी किसी की अभिरक्षा रखना। ठीक है, ऑप्शन ए है बाई हर एपोस्टेसी, यानी कि धर्म परिवर्तन द्वारा, बी है ऑप्शन बी क्या है? बाई हर मिसकंडक्ट यानी दुराचरण द्वारा, ऑप्शन सी क्या है? बाई मैरिंग विद इन डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, अगर वो निषिद्ध रिश्ते में शादी कर लेती है तब। तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव।
इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चन हम देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू द प्राइस कोड्स। प्राइस कोड्स जो है न्यायालय से संबंधित कौन सा केस है? जो युद्ध में सामान मिलते हैं उसको बोलता है प्राइस। ऑप्शन ए क्या है, द जमोरा केस। ऑप्शन बी, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना वर्सेस स्टेट। ऑप्शन सी, एसएस लोटस केस। ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द जमोरा केस। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज से कौन सा जो संगठन है वो डील करता है शरणार्थी से? ऑप्शन ए, यूनेस्को। ऑप्शन बी, यूएनएचसीआर। ऑप्शन सी, एसडब्ल्यूएपीओ। ऑप्शन डी, ईईसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूएनएचसीआर, और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। Question number 3. Which of the following organs of the United Nations formally suspended its operations? संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित अंगों में से किसने औपचारिक रूप से अपना संचालन निलंबित कर दिया है? ऑप्शन ए, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ऑप्शन बी, सेक्रेटरिएट यानी कि सचिवालय। ऑप्शन सी, सॉरी यहाँ पे ट्रेनीशिप नहीं होगा, यहाँ पे ट्रस्टीशिप है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है, यहाँ ट्रस्टीशिप है, ट्रस्टीशिप है यहाँ पे, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ऑप्शन डी है जनरल असेंबली। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ट्रस्टीशिप काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 4, हु इलेक्टेड द मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए, जनरल असेंबली। ऑप्शन बी, जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ऑप्शन सी, General Assembly upon the recommendation of General Assembly। ऑप्शन डी, सिक्योरिटी काउंसिल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनरल असेंबली के द्वारा ये इलेक्ट किया जाता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। निम्नलिखित में से यूएनओ का मतलब एकमात्र प्रमुख घटक कौन सा है जो यूनाइटेड नेशंस के समस्त सदस्यों को निर्मित करता है? ठीक है, ऑप्शन ए, सिक्योरिटी काउंसिल। ऑप्शन बी, जनरल असेंबली। ऑप्शन सी, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ऑप्शन डी, ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल असेंबली। जो यूएनओ है उसमें टोटल मिलाकर के 193 जो है कि स्टेट हैं जो परमानेंट है, और 2 उसमें ऑब्जर्वर स्टेट हैं, और उतने ही जो हैं उतने ही मेंबर जनरल असेंबली में भी हैं, 193 और 2 जो कि ऑब्जर्वर स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वेयर द हेड ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज सिचुएटेड। संयुक्त राष्ट्र का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए, वाशिंगटन। ऑप्शन बी, जेनेवा। ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। ऑप्शन डी, द हेग। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए, 5 परमानेंट मेंबर। ऑप्शन बी, 10 परमानेंट मेंबर। ऑप्शन सी, 5 परमानेंट मेंबर एंड 10 टेम्पोररी मेंबर, और डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें 5 जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं, और 10 जो होते हैं टेम्पोररी मेंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द टर्म ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए, 2 इयर्स। ऑप्शन बी, 3 इयर्स। ऑप्शन सी, 4 इयर्स। ऑप्शन डी, 5 इयर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2 इयर्स। और ये बताया गया है यूएन चार्टर जो है उसका आर्टिकल, जब आप 23 का क्लॉज 2 देखेंगे उसमें ये बताया गया है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उनके जो मेंबर, जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, उनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का होता है। Question number 9. Procedural matters are determined by the Security Council on the affirmative opinion of the following. सुरक्षा परिषद द्वारा प्रक्रिया संबंधी मामलों पर निर्णय निम्नलिखित के सकारात्मक मतों पर किया जाता है। ऑप्शन ए, 7 मेंबर्स। ऑप्शन बी, 11 मेंबर्स। ऑप्शन सी, 5 मेंबर्स, और ऑप्शन डी, 9 मेंबर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9 मेंबर्स। Question number 10. Which of the following cases is related to the succession of state territory? निम्नलिखित में से कौन सा वाद राज्य क्षेत्र के उत्तराधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए, प्लांट आइसलैंड केस। ऑप्शन बी, एंग्लो नॉर्वेजियन फिशरीज केस। ऑप्शन सी, राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी केस। ऑप्शन डी, राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी केस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी केस। टीपी के क्वेश्चन देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 1, डिक्री फॉर पार्टीशन ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी मे बी एग्जीक्यूटेड विद इन। अचल संपत्ति के बंटवारे की डिग्री का निष्पादन कितने टाइम में, मतलब कितनी अवधि के भीतर किया जा सकेगा। ऑप्शन ए है 6 ईयर्स, ऑप्शन बी 3 ईयर्स, ऑप्शन सी 1 ईयर, ऑप्शन डी 12 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 12 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट which of the following is not recognized as a valid consideration for transfer of property। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी संपत्ति के अंतरण हेतु वैध प्रतिफल के रूप में मान्यता नहीं है। ऑप्शन ए नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ऑप्शन बी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी सर्विस टू द रेंडर्ड पीरियोडिकली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेचुरल लव एंड अफेक्शन। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंदर निम्नलिखित में किसी संपत्ति के अंतरण हेतु वैध प्रतिफल के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। तो जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है ये कोई वैध प्रतिफल नहीं है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 3, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम मे बी मेड। अनुयोज्य दावा का अंतरण निम्नांकित में से किस तरीके से किया जा सकता है। ऑप्शन ए बाय ओरल अग्रीमेंट, ऑप्शन बी बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन सी बाय एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग साइंड बाय ट्रांसफरर, ऑप्शन डी बाय ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट अटेस्टेड बाय 2 विटनेसेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाय एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग साइंड बाय ट्रांसफरर। Question number 4, an universal donee is liable to the creditors of the donor is the liability of the donee is। एक सर्वस्व अदाता जो है दाता के ऋणदाताओं के प्रति उत्तरदायी है। सर्वस्व अदाता का दायित्व क्या होगा। ठीक है, अगर किसी को अपनी पूरी संपत्ति दान की कर दी गई है तो वो कहाँ तक उत्तरदायी होगा। अगर ऋण जो है वो डोनर का है तो जो डोनी है वो कहाँ तक उत्तरदायी होगा, ये बात इसमें बोली गई है। तो ऑप्शन ए है पर्सनल, वो पर्सनली लाइबल होगा। ऑप्शन बी क्या है, टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ गिफ्टेड प्रॉपर्टी इन हैंड, दान स्वरूप प्राप्त संपत्ति के मूल्य की सीमा तक होती है। ऑप्शन सी क्या है, बेस्ड ऑन पायस ऑब्लिगेशन, ऑप्शन डी लिमिटेड टू रीजनेबल एक्सटेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ गिफ्टेड प्रॉपर्टी इन हैंड। जिस सीमा तक उसको संपत्ति दान की गई है वो उस सीमा तक ही ऋण के लिए लाइबल होगा। क्वेश्चन नंबर 5, राम ट्रांसफर अ हाउस वर्थ ₹5 लाख टू श्याम इन lieu ऑफ फील्ड वर्थ ₹2 लाख एंड ₹3 लाख एज कैश। दिस ट्रांसफर इज। राम क्या करता है, एक तो 5 लाख रुपए वाले मकान को, ठीक है, एक तो 5 लाख का मकान है, उसको क्या करता है, एक 2 लाख का मकान है, ठीक है, 1 मिनट, 2 लाख का एक खेत है और 3 लाख रुपए यहाँ पर क्या दे रहा है, कैश दे रहा है। इसके बदले इससे अंतरित करवाता है, मतलब श्याम से। ठीक है, मतलब एक तरफ 5 लाख रुपए हैं और दूसरी तरफ क्या है, एक 2 लाख का खेत और 3 लाख रुपए, मतलब दोनों तरफ से 5-5 लाख रुपए का क्या किया जा रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या माना जाएगा, अ सेल, बी क्या है ऑप्शन एन एक्सचेंज, सी क्या है नाइदर अ सेल नॉर एक्सचेंज, ऑप्शन डी अ सेटलमेंट। तो ये क्या है, ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ये एक्सचेंज है, क्योंकि एक तरफ से 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से क्या दिया जा रहा है, 2 लाख रुपए का खेत दिया जा रहा है और 3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो क्या हो गया, ये एक्सचेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, अ लीज इज टर्मिनेटेड बाय। पट्टे का पर्यवसान कैसे होता है, मतलब पट्टा कैसे खत्म होता है। ऑप्शन ए मर्जर, ऑप्शन बी फोरफीचर, ऑप्शन सी सरेंडर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 7, अ मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स इज कॉल्ड। हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस बार सीयूटी के एग्जाम में, सीयूटी का जो एग्जाम हुआ है एलएलएम का 2025 में, सेम टू सेम ये क्वेश्चन आया था, ऐसे ही एकदम। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए है एनॉमलेस मॉर्टगेज, ऑप्शन बी इंग्लिश मॉर्टगेज, ऑप्शन सी इक्विटेबल मॉर्टगेज, ऑप्शन डी यूजफ्रक्चरी मॉर्टगेज यानी कि भोग बंधक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इक्विटेबल मॉर्टगेज। जो मॉर्टगेज होती है बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, इसको बोलते हैं इक्विटेबल मॉर्टगेज। क्वेश्चन नंबर 8, मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, सशर्त विक्रय द्वारा जो बंधक होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी मॉर्टगेज, ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, ऑप्शन डी नाइदर सेल नॉट मॉर्टगेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मॉर्टगेज होता है ये।
क्वेश्चन नंबर 9, द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डज नॉट अप्लाई टू। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत भागिक पालन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। किस में लागू नहीं होता है ये? ठीक है, ऑप्शन ए है ओरल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी स्टैंडिंग टिम्बर, ऑप्शन सी इफ सब्जेक्ट मैटर इज ग्रास, ऑप्शन डी ऑल द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, बेलामी वर्सेस सबाइन केस इज रिलेटेड विथ विच डॉक्ट्रिन? ऑप्शन ए डॉक्ट्रिन ऑफ परपेचुटी, शाश्वतता के सिद्धांत से, ऑप्शन बी डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, ऑप्शन सी लिस्पेंडेंस, ऑप्शन डी पार्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लिस्पेंडेंस से। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 के क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय न्याय संहिता की वह नई धारा कौन सी है जो मॉब लिंचिंग को अपराध बनाती है? ठीक है, ये देखना है आपको। विच न्यू सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता क्रिमिनलाइज मॉब लिंचिंग? ऑप्शन ए सेक्शन 103, ऑप्शन नंबर 201, ऑप्शन नंबर सी क्या है 109 और ऑप्शन डी नंबर है 102। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 103। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 103 की जो क्लॉज 2 है उसमें दिया हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 ऐड कर सकते हैं। मॉब लिंचिंग को 103 क्लॉज 2 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, किस नई धारा में आतंकवाद को एक स्वतंत्र अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है? अंडर विच न्यू सेक्शन इज टेररिज्म डिफाइंड एज ए सेपरेट ऑफेंस? देखिए, जो मैंने अभी इस क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाया था मॉब लिंचिंग और दूसरा है टेररिज्म, ये दोनों ही अगर आप आईपीसी में देखें तो वहां पर डिफाइंड नहीं था। जो बीएनएस आया है उसमें डिफाइन किया गया है, नए एक सेक्शन के रूप में डाला गया है इसको। तो किस सेक्शन में है? ऑप्शन ए क्या है सेक्शन 113, ऑप्शन बी है सेक्शन 111, ऑप्शन सी है सेक्शन 115, ऑप्शन डी है सेक्शन 117। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 113 जो है ये बात करता है टेररिज्म की, टेररिस्ट एक्ट की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? धारा 70 जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 का वो किस अपराध से संबंधित है? यानी कि सेक्शन 70 ऑफ बीएनएस 2023 रिलेट्स टू विच ऑफेंस? ऑप्शन ए मर्डर, ऑप्शन बी गैंगरेप, ऑप्शन सी किडनैपिंग, ऑप्शन डी सेडिशन। अगर आप सेडिशन देखें तो ये बीएनएस में समाप्त हो चुका है, इसके जगह पे एक नई चीज दी हुई है लेकिन वो सेडिशन नहीं लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गैंगरेप। जो सेक्शन 70 जो सेक्शन है वो गैंगरेप से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को पहली बार स्पष्ट रूप से किस धारा में परिभाषित किया गया है? जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है यानी कि संगठित अपराध, ये भी बीएनएस में नया सेक्शन दिया हुआ है, आईपीसी में ये पहले नहीं था, तो इसको भी याद करना बहुत जरूरी है। ऑप्शन ए है इसका सेक्शन 109, ऑप्शन बी सेक्शन 110, ऑप्शन सी सेक्शन 111, ऑप्शन डी सेक्शन 112। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 111। क्वेश्चन नंबर 5, यदि कोई पुरुष किसी महिला से झूठा विवाह का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो यह किस अपराध की श्रेणी में आएगा? इफ अ मैन हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमन ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज इट फॉल्स अंडर विच ऑफेंस? ऑप्शन ए रेप, ऑप्शन बी चीटिंग, ऑप्शन सी सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीट, ऑप्शन डी मोलेस्टेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीट। ये जो है सेक्शन जो है ये भी न्यूली ऐड किया गया है। ठीक है, और ये सेक्शन है 69। क्वेश्चन नंबर 6, मर्डर को बीएनएस 2023 में किस धारा में परिभाषित किया गया है? अंडर विच सेक्शन इज मर्डर डिफाइंड इन बीएनएस 2023? ऑप्शन ए सेक्शन 99, ऑप्शन बी सेक्शन 101, ऑप्शन सी 103, ऑप्शन डी सेक्शन 105। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 101 में मर्डर को डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस की कौन सी धारा लागू नहीं होती है? लागू नहीं होती क्या नहीं होगा, लागू नहीं हुई है अभी तक। ठीक है, विच सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 इज नॉट एप्लीकेबल? ऑप्शन ए क्या है सेक्शन 106 क्लॉज 1, ऑप्शन बी सेक्शन 106 क्लॉज 2, ऑप्शन सी सेक्शन 107, ऑप्शन डी सेक्शन 108। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी
सेक्शन 106 क्लॉज 2 जो है वो जो हिट एंड रन का मामला था, जिसमें था कि अगर कोई ट्रक वाले किसी को धक्का मार देते हैं, उसके बाद अगर वो बिना कंप्लेन किए अगर वहां से भाग जाते हैं तो वहां पर उसमें केस होगा 10 वर्ष का, उसमें सजा होगा। ठीक है, ये बात इसमें रखी गई है बीएनएस में, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुआ है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखने की जरूरत है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, साधारण अपवादों को बीएनएस 2023 में किस खंड में रखा गया है, मतलब किस चैप्टर में रखा गया है इसको। ऑप्शन ए क्या है, चैप्टर 5, ऑप्शन बी चैप्टर 6, ऑप्शन सी चैप्टर 3, ऑप्शन डी चैप्टर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैप्टर 3 में रखा गया है जनरल एक्सेप्शन को। आईपीसी में था ये चैप्टर नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 9, किस अपवाद के तहत कोई व्यक्ति अपने और दूसरों के जीवन को खतरे से बचाने के लिए कार्यवाही कर सकता है। अंडर विच एक्सेप्शन कैन ए पर्सन एक्ट टू प्रोटेक्ट लाइफ फ्रॉम इमिनेंट डेंजर। ऑप्शन ए नेसेसिटी, ऑप्शन बी राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑर्डर, ऑप्शन डी जुडिशियल डिस्क्रिशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। क्वेश्चन नंबर 10, गंभीर चोट यानी कि जो घोर उपहति होती है उसकी परिभाषा किस धारा में दी गई है। ग्रीवियस हर्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, अंडर विच सेक्शन इज ग्रीवियस हर्ट डिफाइंड। ऑप्शन ए सेक्शन 110, ऑप्शन बी सेक्शन 116, ऑप्शन सी सेक्शन 112, ऑप्शन डी जो है सेक्शन 113। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 116 जो है ये ग्रीवियस हर्ट की परिभाषा बताता है। लेबर लॉ के क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, ये आखिरी टॉपिक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, भारत में श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने का अधिकार किसके पास है। हु हैज द अथॉरिटी टू फिक्स मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स इन इंडिया। ए ओनली स्टेट गवर्नमेंट, बी ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी क्या है बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन डी एम्प्लॉयर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो श्रमिकों के लिए मिनिमम वेजेस को तय कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का मुख्य उद्देश्य क्या था। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ऑप्शन ए है श्रमिकों को रोजगार देना, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू वर्कर्स, ऑप्शन बी श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच विवादों का निपटारा करना, सेटिंग डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, ऑप्शन सी मजदूरी तय करना, फिक्सिंग वेजेस, ऑप्शन डी श्रमिकों का प्रशिक्षण करना, ट्रेनिंग वर्कर्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश में सेटल किया जाता है डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स। क्वेश्चन नंबर 3, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम ईएसआई एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। इन विच ईयर वाज द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट पास्ड। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1986। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1948 में यह एक्ट पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार फैक्ट्री में न्यूनतम कितने कर्मचारी होने चाहिए। एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ फैक्ट्री विद पावर। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10, मिनिमम 10 वर्कर्स चाहिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार हड़ताल यानी कि स्ट्राइक को किस धारा में परिभाषित किया गया है। ठीक है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 स्ट्राइक डिफाइंड। ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लॉज जी, ऑप्शन बी क्या है सेक्शन 2 क्लॉज के, ऑप्शन सी सेक्शन 2 क्लॉज क्यू, ऑप्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज एन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 2 क्लॉज क्यू। क्वेश्चन नंबर 6, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। ऑप्शन ए क्या है रिड्यूस वेजेस, मजदूरी कम करना, ऑप्शन बी समान कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, ऑप्शन सी बोनस बढ़ाना, ऑप्शन डी पेंशन सुनिश्चित करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देना। क्वेश्चन नंबर 7, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंतर्गत ग्रेच्युटी की पात्रता कब होती है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है 1 वर्ष सेवा के बाद, ऑप्शन बी 3 वर्ष सेवा के बाद, ऑप्शन सी 5 वर्ष सेवा के बाद, ऑप्शन डी 10 वर्ष सेवा के बाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष सेवा के बाद जो है ग्रेच्युटी की पात्रता होती है।
क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा अधिनियम बाल श्रम को नियंत्रित करता है? विच एक्ट कंट्रोल्स चाइल्ड लेबर इन इंडिया? ऑप्शन ए फैक्ट्रीज एक्ट, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ऑप्शन सी चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ऑप्शन डी मिनिमम वेजेस एक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। क्वेश्चन नंबर 9, श्रमिक प्रतिपूर्ति अधिनियम 1923 अब किस नाम से जाना जाता है? यानी कि व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट को अब किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वर्कर सिक्योरिटी एक्ट 1972, ऑप्शन बी लेबर वेलफेयर एक्ट 1948, ऑप्शन सी एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923, ऑप्शन डी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एक्ट 2020। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923। क्वेश्चन नंबर 10, संरक्षित कर्मकार की परिकल्पना किस अधिनियम में की गई है? द कंसेप्ट ऑफ प्रोटेक्टेड वर्कमैन इज प्रोवाइडेड अंडर विच एक्ट? ऑप्शन ए फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ऑप्शन बी ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ऑप्शन डी मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। आज की वीडियो में जितना टारगेट था 100 क्वेश्चन करने का हमने वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आई होगी। जैसा भी है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या जो भी है सही है, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, अपना फीडबैक आप मुझे दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।